A very good morning. I, Vipin Sharma, PGT Economics, welcome you all in BBVN online classes. Today's topic in 11th Commerce, that is nature of economics. Economics को अलग अलग writers अलग अलग दृष्टिकोण में देखते हैं, उनके देखने का नजरिया अलग अलग है. बेसिकली हमारे पास में इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस भी कहा जाता है, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट भी कहा जाता है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस भी कहा जाता है. इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस कंसीडर करने के लिए ये समझा जाता है बिकॉज इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द सोशल पीपल फॉर द सोशल पीपल बाय यूजिंग सोशल रिसोर्सेज, इसलिए इसे सोशल एक्टिविटी माना जाता है. इसी तरीके से इकोनॉमिक्स को आर्ट भी माना जाता है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, यानी कि हर एक इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को अपने अपने नजरिए से अपने अपने तरीकों से काम में लेता है. इसका कोई यूनिफॉर्म मेथड नहीं या यूनिफॉर्म आउटकम जनरेट नहीं होता. इसी तरीके से इकोनॉमिक्स को साइंस भी माना गया है. अब सीधे सीधे अपन बात करते हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस. मेन मुद्दा अपना यही है. इकोनॉमिक्स को साइंस मानने के लिए पहले अपने को यह जानना जरूरी है कि साइंस क्या होता है. साइंस मस्ट हैव इट्स ओन मैथोलॉजी, ओन प्रैक्टिस और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which can be measured in numerical terms or in quantitative terms. It has own methodological tools and it also has ability to forecast. Forecast का मतलब होता है पूर्वानुमान. किसी चीज का जो भविष्य में होने वाली उसका पहले से अनुमान लगा लेना फोरकास्टिंग कहलाता है. तो ये सारे जजमेंट, ये सारे फीचर्स जिस जगह इकट्ठे होते हैं उसे साइंस मान लिया जाता है. अब इकोनॉमिक्स को जब साइंस के कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया गया तो दो इकोनॉमिस्ट अपने अपने विचार रखते हैं. एक है प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स और दूसरे हैं प्रोफेसर मार्शल. प्रोफेसर मार्शल के साथ में उन्हें असिस्ट करते हैं प्रोफेसर पीगू. मार्शल के साथ में कौन आते हैं? प्रोफेसर पीगू. प्रोफेसर रॉबिन्स जिन्होंने इकोनॉमिक्स को स्कैरसिटी के रेफरेंस में एक्सप्लेन किया. स्कैरसिटी क्या था? स्कैरसिटी के तीन फीचर्स बताए थे आपको: लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड डिजायर्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस. इन्होंने ही इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताया, जबकि प्रोफेसर जो मार्शल है, प्रोफेसर मार्शल इकोनॉमिक्स को एक नॉर्मेटिव साइंस बताते हैं. अब पहली चीज तो ये कि अपन ये जाने कि पॉजिटिव साइंस क्या होता है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है. पॉजिटिव साइंस के बारे में अगर बात करें तो प्रोफेसर रॉबिन्स यानी कि लियोनेल रॉबिन्स ये कहते हैं एन इकोनॉमिस्ट इज वन हु जस्ट ऑब्जर्व द इकोनॉमीज एज दे आर एंड डोंट डू एनीथिंग. यानी कि अर्थव्यवस्था जैसी है उसे वैसे का वैसा देखे, वही एक इकोनॉमिस्ट है. यानी कि यहां पर प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स ने जो चीज जैसी है उसे वैसा बता देना इकोनॉमिक्स को बता दिया. यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक्सप्लेनिंग द थिंग्स हाउ दे आर. लेकिन प्रोफेसर मार्शल कहते हैं एन इकोनॉमिस्ट इज वन who understand the concept and give the recommendations and suggestions to overcome from the problems. यानी कि प्रोफेसर मार्शल ये कहते हैं कि एक इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिस्ट है वो है जो इकोनॉमी की कंडीशन को देखे, ऑब्जर्व करे और साथ साथ में रिकमेंडेशंस और सजेशंस दे कि भाई इस प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे हुआ जा सकता है. तो दोनों में फर्क आ गया. एक बात तो मैं ये कहूँ भैया आपके मार्क्स कितने हैं, और एक ये कहूं कि भैया आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना चाहिए. एक आइडियोलॉजी है और एक प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस है. तो जहां पर प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस के बारे में बात की जाए वो तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और जहां रिकमेंडेशंस और सजेशंस, एडवाइसेस के बारे में, आइडियाज के बारे में बात की जाए वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. इन दोनों में डिफरेंसेस को अपन इस टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं. सबसे पहला ये लिखा प्रपोज़र, हु प्रपोजेड अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. तो प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स. एंड नॉर्मेटिव साइंस को प्रपोज करने का काम किसने किया था? प्रोफेसर मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल. इनका पूरा नाम क्या है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल. मीनिंग के बारे में बात करते हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दैट साइंस व्हिच डील्स विद द प्रॉब्लम एज दे आर.
यानी कि वो सारी प्रॉब्लम्स जैसी दिखाई देती हैं केवल उनके साथ में डील करेगा। इट हेल्प्स अस टू नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टू अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं भागूंगा तो मेरा सांस फूल जाएगा, तो भागना कॉज है, सांस फूलना उसका इफेक्ट है। इसी तरीके से अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं, अपन कहते हैं कि इफ देयर इज अ राइज इन द प्राइसेस द डिमांड विल फॉल। अगर चीजें महंगी हो जाएंगी तो लोग उसके डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। इट इज अ काइंड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। व्हेन देयर इज अ फॉल इन द प्राइसेस कंज्यूमर विल डिमांड मोर। अगर प्राइसेस फॉल करेंगे तो कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट में अगर प्रोड्यूसर्स के लिए किसी गुड को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट कम हो जाए, दे विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस मोर। अगर एक प्रोड्यूसर के लिए किसी गुड को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कम होगी तो उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेगा। अगर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेगा तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। दीज आर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जाए तो ये कहता है इट स्टडीज द थिंग्स एज दे शुड बी। इट मेक्स द ओपिनियन नोन एज टू हाउ द थिंग्स ऑट टू बी, यानी कि चीजें कैसी होनी चाहिए। अगर आज के समय में बात की जाए जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, पॉवर्टी का लेवल ज्यादा है, तो एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू टू ओवरकम फ्रॉम द सोशल प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि गवर्नमेंट ने जो मनरेगा इंट्रोड्यूस किया वो एक प्लान था। गवर्नमेंट ये सोचती है कि इफ दे इंट्रोड्यूस और इंप्लीमेंट मनरेगा प्रॉपरली देन द इकोनॉमी विल ओवरकम फ्रॉम द पॉवर्टी, यानी कि हम पॉवर्टी की प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। क्या ऐसा वाकई हुआ? नहीं हुआ ना। इट वाज जस्ट एन ओपिनियन, इट वाज जस्ट एन आइडिया। ये केवल एक आइडिया था, उसके इंप्लीमेंटेशन और उसके रिजल्ट में फर्क हो सकते हैं। तो यहां पर ये केवल आइडिया है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आइडियोलॉजी पर काम करेगा, ये सजेस्टिव है नेचर में, लेकिन ये केवल और केवल जो चीजें जैसे दिखती हैं, प्रैक्टिकल मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें बताएगा। इसके बेसिस के बारे में बात करें, इट इज बेस्ड अपॉन द रियल फैक्ट्स। अब जो मार्केट की कंडीशंस के बारे में बताई जाए, अगर मैं आज कहूं कि इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम द स्लो डाउन बट द डिमांड इज कंटीन्यूअसली फॉलिंग बिकॉज़ द पीपल आर रिमेन विद द लेस एम्प्लॉयमेंट। सीधा सा अगर मैं आज की स्थिति के बारे में बताऊं तो लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इनसिक्योरिटी ज्यादा है। जब इनसिक्योरिटी ज्यादा है तो लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए। खर्चे कम करते ही मार्केट में डिमांड का लेवल कम आ गया, इनकी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया। तो ये कंडीशन तो मार्केट में एग्जिस्ट करती है। तो जो चीज मार्केट में एग्जिस्ट करती है, जिसे देखा जा सकता है, दैट विल बी द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जिसे देखा जा सकता है उसे वेरीफाई भी किया जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया हम क्लास में बैठे हैं और मैं आपसे कहूं कि भाई इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो आप बाहर जाकर के देख सकते हो नहीं सर बार बार बरसात तो नहीं हो रही है, या फिर बरसात तो हो रही है। ये प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस चेक करना, ये कौन सी इकोनॉमिक्स होगी? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भैया आज शाम तक बादल आएंगे, हो सकता है कि बरसात हो जाए, हवा इधर की चलेगी तो बरसात आ सकती है, तो क्या इसे वेरीफाई कर लोगे भी? इट इज नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई दिस आइडियोलॉजी। इस आइडियोलॉजी को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तो ये चीज क्या कहलाएगी? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाएगी, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन। अब क्योंकि इंडिविजुअल ओपिनियन तो अलग अलग हो सकते हैं, जब ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं तो उनका प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, बस दे कैन नेवर बी वेरीफाइड, इन्हें वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता। देन नेचर, इट इज अ प्योर एंड न्यूट्रल एज रिगार्ड्स द एंड्स। यहां पर एक चीज समझिएगा, यहां पर टेक्निकल टर्म आ गई एंड्स। एंड्स का मतलब होता है वांट्स, यानी कि कंज्यूमर चाहता क्या। यहां पर अल्टीमेटली एक कंज्यूमर अपने जो एंड्स हैं, अपने वांट्स हैं, उसके लिए न्यूट्रल होगा, यानी कि वो अपनी हर संभव कोशिश करेगा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और उसके लिए जो यथास्थिति है, जो प्रैक्टिकल कंडीशन है, उसको वो समझने की कोशिश करेगा। जो फैक्ट्स वेरीफाई करते हैं उनके बेसिस पर अपने डिसीजन लेगा। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इट इज जस्ट सजेस्टिव एंड ऑप्टिमम इन नेचर। ये तो केवल और केवल डिस्क्रिप्शन पर काम करता है, यानी कि सजेशंस पर काम करेगा। सजेशंस आइडियोलॉजी पर काम करेगा कि भैया क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर आज के टाइम पर सोचें, मोदी जी एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, सेल्फ रिलायंस, यानी कि जब मार्केट में अपन ये कहें कि इकोनॉमी में आपके स्लो डाउन आ चुका, मार्केट में एग्रीगेट डिमांड का लेवल लो हो चुका, तो अपने मार्केट में डिमांड को रेज करने के लिए वो कहते हैं सेल्फ रिलायंस करें। सेल्फ रिलायंस का मतलब इंस्टीड ऑफ बाइंग द गुड्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
develop their alternatives in the domestic country itself. और साथ साथ में वो ये कहते हैं कि if we are able to get the substitutes or alternative of these imported goods, the economy will grow. तो ये तो केवल आइडिया होगा ना, आज की स्थिति नहीं है, हो सकता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 50 साल लग जाए। तो इस आइडिया के बेसिस पर आज डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं, यानी कि ये विचारधारा, ये अप्रोच केवल एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब इसी का एग्जांपल मैंने यहां लिखा, इंडिया हैज 20% पॉपुलेशन लिविंग बीपीएल। ये हमारे डेटा कहते हैं कि लगभग 21% हमारे यहां पर गरीबी है, यानी कि अराउंड 21.9% अगर देखा जाए तो 21.9% पीपल ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। तो ये देखा जा सकता है, ये प्रैक्टिकली वेरिफिएबल। लेकिन यहां पर अगर ये कहा जाए एग्रीकल्चर इनकम शुड बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम रिच फार्मर्स टू प्रोटेक्ट द पुअर फार्मर्स, तो ये तो केवल एक आइडियोलॉजी हुआ, सजेशन हुआ गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को जो रिच फार्मर्स हैं उन पर टैक्स इंपोज करना चाहिए। टैक्स इंपोज क्यों करना चाहिए? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पुअर फार्मर्स। डू यू थिंक इट इज फ्रूटफुल? तो यहां पर थिंक की बात आ गई, जहां सोचना पड़े अपने को, जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सके, वो कांसेप्ट क्या हो जाएगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहां पर हमारा ये कांसेप्ट कवर होता है, लेकिन थोड़ा सा एक बार इसको एक बार फटाफट से रिकॉल कर लें। पॉजिटिव का मतलब एक्सप्लेनिंग द थिंग्स हाउ दे आर, एक्सप्लेनिंग द थिंग्स हाउ दे आर, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? एक्सप्लेनिंग द थिंग्स हाउ दे ऑट टू बी। चीजें कैसी हैं और चीजें कैसी होनी चाहिए, दोनों में फर्क। कैसी है का मतलब दे एग्जिस्ट इन द मार्केट, कैसी होनी चाहिए इसका मतलब दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट। जो मार्केट में एग्जिस्ट करेगा दे कैन बी वेरीफाइड, इसे वेरीफाई किया जा सकता है। जो एग्जिस्ट नहीं करता उसे वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, आज का हमारा काम रहेगा हमें इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है। नेक्स्ट वीडियो हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।